2 जुलाई के टॉपिक्स देख लेते हैं। 5 टॉपिक्स हैं, इजी हैं। पुलिस रिफॉर्म एंड द क्रूशियल जुडिशियल एक्टर, सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग प्रोजेक्ट, G4 वायरस, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड HFCs, लैक्स ऑन सेफ्टी ऑन नेवेली एंड वाइजैक डिजास्टर्स। GS2 के हैं पहले 3 टॉपिक हमारे। GS2 topics covered under structure, organization and functioning of the executive and the judiciary ministries and departments of the government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity. Police reform and the crucial जुडिशियल एक्टर। रिसेंटली अभी एक फादर और सन की डेथ हुई थी एक अलीज्ड कस्टडियल टॉर्चर के अंदर, शकुंतलाकुलम टाउन जो कि थोथुकुडी में है तमिलनाडु के पास, और इसके कारण पुलिस रिफॉर्म्स एंड द रोल ऑफ जुडिशरी का जो टॉपिक है वो फिर से फोकस में आ गया है। सच रिकरिंग इंसिडेंट्स ऑल्सो रेज वन सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। इस तरह से लगातार होने वाले इंसिडेंट्स के कारण एक सवाल बार बार उठ के आता है हमारे मन में। इस सवाल को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि याद करने का नहीं लेकिन सिर्फ सुनने वाली चीज़ है। हाउ मैनी मोर टाइम्स मस्ट पावरलेस सिटीजन सफ़र द ब्लोज ऑफ अ लाठी और अ बैटन, द किक्स ऑफ द पेटेंट लेदर बूट्स बी वायलेटेड बाय द वुडन रोलर्स अराउंड देयर प्राइवेट एरियाज, नॉट टू मेंशन स्पेंडिंग आवर्स इनसाइड अ पुलिस लॉकअप, ऑल एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस सर्चिंग फॉर द ट्रूथ। ऐसा कितनी बार होगा कि जो निहत्थे और जो मासूम जो सिटीजन्स होते हैं उन लोगों को लाठी सहनी पड़ेगी, उनके बूट्स को सहना पड़ेगा, वुडन रोलर को उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर रब किया जाता है, रोल किया जाता है, ठीक है। घंटों तक उनको पुलिस लॉकअप में रखा जाता है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, सच निकलवाने के लिए। लेकिन ये कब तक चलेगा? इस तरह का जो टॉर्चर होता है कब तक चलेगा? जुडिशरी का रोल कहाँ पर आता है? हमेशा की तरह व्हेन द कॉन्वर्सेशन वियर्स इन दिस डायरेक्शन इट बिकम्स नेचुरल टू लुक टुवर्ड्स जुडिशरी एज द सोर्स ऑफ होप एंड एक्शन। जब भी इस तरह की कोई वार्तालाप होता है तो हमेशा एक टर्न आता है जहाँ पर हम लोग हमेशा जुडिशरी न्यायपालिका की तरफ अपनी नज़र घुमा कर देखते हैं, एक उम्मीद के साथ कि कुछ फ्रूटफुल एक्शन वहाँ से लिया जाएगा। इस केस के अंदर मदुरई हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है इस बात का कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इतिहास में पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक को किस तरीके से हैंडल किया है? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था मल्टीपल टाइम्स 1990s में। कुछ केसेस थे जैसे जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पर गाइडलाइंस उन्होंने पास की थी ताकि सिक्योर कर सकें वो किस चीज़ को, 2 राइट्स को स्पेशली किसी भी स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट, अ राइट टू लाइफ एंड अ राइट टू नो। इन गाइडलाइंस के थ्रू कोर्ट कोशिश करता है कि जो पावर ऑफ अरेस्ट है एज वेल एज किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को उसकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेयर कराना रिगार्डिंग, अगर उसको अरेस्ट करना है तो ठीक है, उसके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को कन्वे करना इमीडिएटली, तब अगर उसको कस्टडी में लिया जा रहा है तो इन सब को इंश्योर करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गाइडलाइंस कोर्ट ने दी थी रिसेंट पास्ट के कुछ केसेस के अंदर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का अमेंडमेंट आया था 2008 में, उसके कारण स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली थी जुडिशियल गाइडलाइंस को, और ये आज भी इसी कारण, उसी मतलब अमेंडमेंट के कारण आज ये कानून का हिस्सा बनी हुई है ये गाइडलाइंस। फाइनली प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का जो केस था, ये पुलिस रिफॉर्म का बेस्ड केस था। कोर्ट ने पुश किया था अपने नए लेजिस्लेशन को कि वो गवर्न करना चाहता है पुलिस फोर्सेस को टू बी पास्ड बाय द स्टेट्स अक्रॉस India. A key component of the new legislation was robust setup of accountability that contemplated to a grievance redressal system. कहने का मतलब ये था कि एक अकाउंटेबल सिस्टम सेटअप करने की ज़रूरत है जहाँ पर हम लोग ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब किसी की भी शिकायतों का निवारण करें, इस तरह का मैकेनिज्म हमको सेटअप करने की ज़रूरत है। ये प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का जो केस आया था पुलिस रिफॉर्म का, उसमें एक निर्णय लिया गया था। What else has been advised by the judiciary to reduce the police violence? पुलिस की हिंसा को कम करने के लिए जुडिशरी ने क्या कुछ और एडवाइस किया? उन्होंने कहा कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसिनेशन ऑफ टेक्निक सच एज नेक्रो एनालिसिस इंश्योरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। बेसिकली अगर डिजिटल डेटा प्रूफ होगा हमारे पास तो कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, कोई उस चीज़ को बाद में मैनिपुलेट नहीं कर सकता प्रूफ वगैरह को, तो हमको वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी चीज़ों का, नार्को एनालिसिस की टेक्निक्स का यूज़ करने का इंपॉर्टेंस है। पासिंग ऑर्डर्स फॉर इंस्टॉलिंग क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमराज इनसाइड पुलिस स्टेशंस। CCTV कैमराज का कंपल्सेशन डालना ये जेल्स के अंदर और ये पुलिस के बाकी जो रूम्स वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो होती हैं वहाँ पर। इस तरह की वायलेंस को रोकने के लिए जुडिशियल इंटरवेंशंस फेल क्यों हुए हैं? जुडिशरी का जो अप्रोच है ना, सिंपली डायरेक्शन और गाइडलाइंस देना होता है, इसलिए वो फेल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एक ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट होता है, बल्कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होता है जो कि एज ए जुडिशियल एक्टर की तरह विल्ड करता है रियल पावर, और जो भी सब्सटेंशियल चेंज चाहिए होता है पुलिस प्रैक्टिसेस में, उसके अंदर बात ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है लेकिन सिर्फ एक ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट होता है, तो डायरेक्शंस और गाइडलाइंस ही के आसपास ही सब कुछ घूमता हुआ रह जाता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का एक्शन नहीं लिया जाता। गैप होते हैं हाईएस्ट कोर्ट के अंदर और लोअली जो पुलिस ऑफिसर होते हैं इंडिया के अंदर,
ठीक है, इसमें कहना ये चाह रहा है कि थ्रू स्टडीज़ विच हैज शो डिस्पाइट क्रिमिनल लॉज बीइंग स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने बहुत हद तक जो कुछ लॉज वगैरह स्पेशली जो क्रिमिनल लॉज थे उनको स्ट्रक डाउन किया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। लेकिन अभी भी ऐसा कि बहुत पार्ट है कंट्री के जहाँ पर पुलिस के अंदर स्पेशली जो लो लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो इन चीज़ों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानते और वो अपने तौर तरीक़ों के साथ ब्रूटैलिटी और वायलेंस को यूज़ करते हैं। तो क्या किया जाने की ज़रूरत है? व्हाट नीड्स टू बी डन? रादर देन एक्सपेंड एनर्जीज ऑन पासिंग मोर गाइडलाइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मस्ट सीरियसली कंटेंड विद द कंक्रीट केसेस दैट कम देयर वे एंड एक्सपोज हाउ हार्ड इट इज़ फॉर कॉमन मैन टू गेट जस्टिस अगेंस्ट पुलिस वायलेंस आइदर थ्रू कंपनसेशन क्लेम्स और प्रोसिक्यूशंस। उन्होंने ये कहना है कि एक और नई गाइडलाइन पास करने के लिए अगर ज़्यादा एनर्जी स्पेंड की जाए उससे अच्छा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं कुछ कंक्रीट केसेस को अपने सामने लेके आएँ, ठीक है, और उसमें ये दिखाएं पब्लिक के सामने रखे कि कितना मुश्किल होता है किसी भी एक कॉमन मैन को पुलिस वायलेंस के अगेंस्ट जस्टिस एक्सेप्ट करना, जस्टिस को रिसीव करना, और या फिर उनको कुछ कंपनसेशन दिलाया जाए जो भी उनको पर जो भी प्रोसिक्यूशंस वगैरह हो रहे हैं इन सब के प्रति कंपनसेशन दिलाने का फ़ायदा यही हो जाता है अगर पुलिस डिपार्टमेंट से कंपनसेशन आ रहा होता है तो पुलिस अपने आप स्ट्रिक्ट अपने रूल्स कर देती है कि ठीक है, वो कहते हैं कि हम ही को वायलेंस करना पड़ता है, हम ही को फिर कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, तो पुलिस का नेचुरली एक बजट भी कम पड़ता है। हालांकि कंपनसेशन गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए जो 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। They must shed the institutional baggage which often leads to them protecting the supposedly vulnerable morale of police. जो भी एक हमारे जुडिशरी वगैरह है उनको एक इंस्टीट्यूशनल बैगेज का जो लोड है उनको वो उसको छोड़ देना चाहिए, ये सोचकर कि पुलिस जो है उसको बहुत वल्नरेबल है अपने मॉरल को लेकर, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ सोच करके बहुत बार जुडिशरी वगैरह जो होती है स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं ये पुलिस के ऊपर सख्ताई नहीं बरतते, जिसके कारण पुलिस को एक लूज़ हैंड मिल जाता है और वो सिटीजन्स के ऊपर ब्रूटैलिटी शो करते हैं। It is time to consider sanctions at a larger scale and impose monetary penalties at the district level to drive home the message that erring actions of the one officer must be seen as a failure of the force itself. हम लोगों को उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाने की ज़रूरत है, स्पेशली मॉनेटरी पेनल्टीज़, फ़ाइन लगा दें कि इतना पैसा भरो, ये गलती की है, और उसको एक मैसेज डिलीवर करें पूरी पब्लिक के अंदर कि एक इंसान की, एक ऑफिसर की गलती के कारण ये पूरी की पूरी पुलिस फोर्स का फेलियर होता है। तो दिस शुड बी शोन एज एन इंसल्ट, नॉट एज बेसिकली नॉट टू मेक देम फील एम्बेरेस्ड बट टू मेक देम रियलाइज देयर मिस्टेक. They could strike an inspired move by reorienting their guidelines to try and change the practices of magistrates or whom they exercise powers of the superintendents as opposed to other non-judicial actors. Basically जो भी गाइडलाइंस वगैरह दी जाती हैं मजिस्ट्रेट्स के थ्रू उन सबको रीओरिएंट करने की ज़रूरत है, उन सबको इंस्पिरेशनल बनाने की ज़रूरत है ताकि जिस तरह की पावर को वो यूज़ करते हैं वो रादर देन बिकमिंग अ गाइडलाइन दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू द रूट लेवल एंड देयर शुड बी नो मोर वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी बाय द पुलिस ऑन द पावरलेस सिटीजन्स. इंस्टा लिंक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हेन वाज द नेशनल पुलिस कमीशन एस्टैब्लिश्ड? नेशनल पुलिस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 1977 के अंदर. ठीक है. राइबेरियो कमेटी इज एसोसिएटेड विद, राइबेरियो कमेटी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पुलिस रिफॉर्म्स. की रिकमेंडेशंस क्या है मलिमत कमेटी के, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में. पुलिस कम्स अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ जी, पुलिस कम्स अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 7th शेड्यूल के अंदर हमारी सब्जेक्ट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती है. यूनियन लिस्ट के अंदर सेंटर गवर्नमेंट बनाती है सारे के सारे डिसीजन. स्टेट लिस्ट के अंदर राज्य की सरकार होती है, वो सारे डिसीजन लेती है, उनके ऊपर कानून बनाती है. कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों के ऊपर होता है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो फाइनल कॉल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं कुछ, वो ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, उसकी पावर जाती है सीधी सेंटर के पास. प्रकाश सिंह केस इज मोर पॉपुलरली एसोसिएटेड विद पुलिस रिफॉर्म्स. मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ की रिकमेंडेशंस क्या थी मलिमत कमेटी की. तो मलिमत कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे उसके अंदर से, जैसे कि बोरोइंग फ्रॉम इंक्विजिटोरियल सिस्टम. कमेटी ने रिकमेंड किया था कोर्ट शुड बी बेस्ट आउट पावर्स टू समन एनी पर्सन. कोर्ट किसी को भी समन कर सकता है. समन का मतलब होता है ऑफिशियल नोटिस देकर बुलाना. ये कि किसी के कोई भी टेस्ट वगैरह हो रहा है उसके लिए वो विटनेस है या नहीं है, कोर्ट के पास ही पावर होनी चाहिए उनको समन करने की. राइट टू साइलेंस. कमेटी ने सजेस्ट किया था कि कोर्ट को पूरी फ्रीडम होना चाहिए, वो एक्यूज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं. बेसिकली कोर्ट को नॉट जस्ट एन एडवाइजरल होना चाहिए बल्कि उनको इंक्वायरी के अंदर, इन्वेस्टिगेशन में भी उसका पार्ट लेना चाहिए. राइट्स ऑफ द एक्यूज़, जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया है उसके ऊपर उन्हीं के रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर कुछ एक्यूज़ को उसके राइट्स होते हैं, वो सारे के सारे उसको एनफोर्स करवाने की ज़रूरत है.
प्रजम्पशंस ऑफ इनोवेंस, कोर्ट शुड फॉलो प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऑन द बेसिस टू, किसी को भी दोषी करार करने के लिए, कन्विक्ट करार करने के लिए कोर्ट के पास प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि इस तरह के प्रूफ होने चाहिए जो कि जिस पे कोई डाउट ना रहे, तब जाकर वो उसको दोषी करार करें। तो ये कमेटी को ऐसा इसलिए कहा था कि बहुत सारा अनरीजनेबल बर्डन होता है उनको प्रोसिक्यूशन के लिए, इसलिए उन्होंने कहा था कि फैक्ट को जब प्रूव, अगर फैक्ट को कोर्ट के अंदर प्रूवन कंसिडर कर लिया गया तो फैक्ट सही माना जाएगा। जस्टिस टू द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम, तो उन्होंने बेसिकली कहा कि विक्टिम को कंपनसेशन देने की ज़रूरत है, ये स्टेट की ऑब्लिगेशन होगी सीरियस क्राइम्स के अंदर, और उसी के लिए हम लोगों को एक विक्टिम कंपनसेशन फंड भी क्रिएट करना चाहिए। जब बात करते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, तो एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन सेटअप होना चाहिए और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन भी सेटअप होना चाहिए। एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए जो इनकी प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग वगैरह के लिए रिकमेंडेशन दे। कोर्ट एंड जजेस के बारे में अगर बात करते हैं तो पर मिलियन 2017 तक हमारे पास 19.66 पुलिस ऑफिसर थे, सॉरी जजेस थे हमारे पास, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये है कि इसको इंक्रीज़ करके 50 जजेस पर मिलियन तक पहुंचाया जाए। हायर कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के पास एक सेपरेट क्रिमिनल डिवीजन्स होना चाहिए ऐसे जजेस का, जो उनके पास क्रिमिनल जजेस के अंदर केसेस को डील करने की स्पेशलिटी हो। विटनेस को प्रोटेक्ट करने के बारे में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। एक्चुअली रिकमेंडेशन तो कुछ 156 के आसपास थी, ये मेजर 88 थी, इनके अंदर और इंटरनल करके या फिर इसके अलावा बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी। तो ये हो गया हमारा मलिमत कमेटी। GS2 टॉपिक कवर्ड अंडर इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन। सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग प्रोजेक्ट, ऊपर से जान लो एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या होगा कि टीवीज़ के जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं ना, 50% उन प्रोग्राम्स के अंदर हम लोगों को कंपलसरी सब टाइटल्स देने पड़ेंगे, और सब टाइटल उसी लैंग्वेज में होंगे जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम चल रहा है। किन लोगों के लिए? वो लोग जो स्पेशली एबल्ड हैं, हम लोग फिजिकली डिसेबल्ड नहीं बोलते हैं उनको एक्चुअल में, इसलिए उनको हिंदी में दिव्यांग बोला जाता है। दिव्य मतलब डिवाइन, अंग मतलब पार्ट, उनके डिवाइन पार्ट्स हैं, इसलिए उन लोगों को किसी टाइप की फिजिकल डिफॉर्मिटी है, जैसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, उस टाइप की चीज़ें। तो उनके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, स्पेशली वो लोग जिनको सुनने में परेशानी होती है, ठीक है। और तो उन लोगों के लिए टीवी के ऊपर जो भी प्रोग्राम्स आएंगे उनको नीचे उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में अगर हिंदी में प्रोग्राम चल रहा है तो हिंदी भाषा में नीचे सबटाइटल्स आएंगे, इंग्लिश में चल रहा है तो नीचे। इससे क्या होगा, एक एफर्ट ऐड ऑन हो जाएगा, जिससे कारण कि जो भी लोग पढ़ाई करते हैं अपनी, उसमें एक और इनको एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाएगा। टीवी पर भी जो प्रोग्राम दे रहे हैं वहाँ इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इनको लैंग्वेज और अच्छे से समझ में आने लगेगी, ठीक है। सामने वाले को अगर ये सुन पा रहे हैं, मान लो तो सुन नहीं पा रहे हैं जस्ट इन केस, लेकिन नीचे देख पा रहे हैं, तो उनको लिपसिंग रीडिंग और सिचुएशन को देखना कि अगर ये परिस्थिति होती है ऐसे बोलना। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेम लैंग्वेज सब टाइटलिंग प्रोजेक्ट जो है ये IIM अहमदाबाद ने रिसर्च के बाद इम्प्लीमेंट किया है। SL पायलट्स किए हैं। पायलट्स का मतलब होता है कि अभी एक एज ए डेमो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। 8 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर ये अभी इसको 8 मेजर लैंग्वेजेस कौन से ये अभी याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी, ठीक है। इस पर काम चल रहा है अभी तक, और ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह अभी फ़िलहाल चलाया जा रहा है, और उसको जब सक्सेसफुल हो जाएगा तब इसकी हम सारी लैंग्वेजेस जो चूज़ की गई हैं उसके ऊपर फाइनल डिसीजन देखा जाएगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है 23 साल की जर्नी के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट क्रूशियल स्टेप है जो कि क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन होगी पॉलिसी की टीवी चैनल्स के रिगार्डिंग। SLS प्रोजेक्ट क्या है, 1996 के अंदर सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह से। इसका एम था ये चीज़ एग्जामिन करें कि क्या जो मेन स्ट्रीम टीवी का कंटेंट है उसकी हेल्प से हम लोग, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों को ट्रेडिशनल लिटरेसी प्रोग्राम्स में समझने में परेशानी होती थी, उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 1999 के अंदर SLS को ऑफिशियली प्रैक्टिस में लाया गया था, ठीक है, IIM अहमदाबाद ने, और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है प्लेनेट रीड करके। बेसिकली लिटरेसी के अंदर भी ये लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन के मामले में एक सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ना प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत होती हैगी, और लोग आए दिन अपनी नई नई भाषा बनाए जा रखते हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में खुद देखते हो ना, कभी कभी आप लोग बोलते बोलते ना नई नई भाषा के अपना मर्जी से एक नया शब्द दे देते होगे, ठीक है। तो लेकिन हर जगह पर उसकी वैल्यू नहीं होती। जब कॉमन थोड़ा सा हो जाएगा ना लैंग्वेज का, कॉमन सपोज करते हैं तमिल लैंग्वेज है, तो तमिलियन लोग सारे के सारे उसी लैंग्वेज के उन्हीं वर्ड्स को बोलेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, उनकी लिटरेसी रेट इंप्रूव होगी। इवन मतलब ये दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जब हम लार्ज स्केल्स पर देखते हैं ना, लॉन्ग ड्यूरेशन के देखते हैं, तो कंट्री की एजुकेशन और कंट्री का लिटरेसी रेट हाई इंक्रीज़ करने में ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप इस पूरी की पूरी स्कीम को एग्जाम्पल की तरह तौर पे यूज़ कर सकते हो। SLS ने प्रूव किया है कि इट हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म मच ऑफ टीवी और OTT आप लोगों को पता ही होगा, जो भी हमारे ये ऑनलाइन वेब स्ट्रीमिंग्स होते हैं, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, ZTV, वूट वगैरह जो भी होते हैं। तो
एक रीडिंग प्रैक्टिस है विच इज़ इनएस्केपेबल, सबकॉन्शियस, सस्टेनेबल, स्केलेबल एंड एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव। आपको स्पेशली कुछ प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, जो भी आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो उसी चीज़ को उसी भाषा में जब सबटाइटल दिखाई देंगे तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में फीड होती जाएगी। एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, MIB फुल फॉर्म याद रखना। उन्होंने फ्रेम किया था एक चीज़ को 2019 में अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 के आसपास, 2007 में इंडिया ने उसको रेटिफाई किया था। तो इंडिया ने कहा था कि ठीक है, इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के, हम उसके अकॉर्डिंग उससे कंप्लाई करेंगे। तो इंडिया ने 2016 के अंदर अपना राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में लेके आए थे अच्छे तरीके से। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, पहले ना 7 कंडीशंस हुआ करती, पहले जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था ना 1985 का था आई थिंक, हाँ, उसके अंदर ना 7 कंडीशंस हुआ करती थी कि 7 कंडीशन वाले को हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी डिक्लेयर करेंगे। इन्होंने इसको 7 से इंक्रीज करके 21 कंडीशन सेटअप कर दी थी, उसमें बहुत और भी कुछ कंडीशंस ऐड कर दी थी। और प्लस में गवर्नमेंट ने ये भी कुछ प्रोमिस किए थे कि हम लोग इनके एम्पावरमेंट के लिए, इनकी सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चलाएंगे, बहुत सारे इनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी एंड लॉट मैनी थिंग्स वर डन। तो इसमें क्या होता है 50% जो भी एंटरटेनमेंट कंटेंट होगा टीवी के ऊपर उसमें कैप्शंस होंगे उसी लैंग्वेज के अंदर बाय 2025 तक का ही टारगेट हमारा, क्योंकि 50% सारे एंटरटेनमेंट चैनल तक ये चीज़ें हम पहुँचाएंगे। मेन अप्रोच जो है SLS की बहुत सिंपल है, ठीक है। सबटाइटल ऑडियो विजुअल कंटेंट जो होगा लैंग्वेज के अंदर, उसमें ऑडियो ट्रैक चल रहा होगा, आपको पता ही है, और ऑन स्क्रिप्ट टेक्स्ट और जो ऑडियो होंगे वो मैच करनी चाहिए परफेक्टली। जब भी कोई इंसान टीवी को देखेगा तो व्यूअर्स उन वर्ड्स को देख सकता है स्क्रीन के ऊपर, साउंड को सुनते हुए साइमल्टेनियसली। सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया ग्लोबली फर्स्ट ऐसा कंट्री होगा जो मेन स्ट्रीमिंग करेगा SLS की टीवी और स्ट्रीमिंग कंटेंट जो भी एडवांस लेवल पे हैं, मास रीडिंग लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखो ये लाइन अपने आप में बहुत सही है कि इंडिया वर्ल्ड में ऐसा पहला कंट्री जो मेन स्ट्रीमिंग को ये सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग से इनेबल करने जा रहा है। जब सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग इनेबल हो जाएगी टीवी के अंदर इंडियन लैंग्वेजेस में, एज ब्रॉडकास्ट पॉलिसी नाउ स्टिपुलेट्स, ऑटोमेटिकली डेली रीडिंग प्रैक्टिस जो होगी वो एस्टिमेटेडली 600 मिलियन वीक रीडर्स हु करंटली कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड सिंपल टेक्स्ट लाइक अ न्यूज़पेपर, जिन लोग इतने लोग हैं, मतलब लिटरेसी रेट हमारा डाउन है ही ना, तो उसी के कारण वो कह रहे हैं कि इससे एक फ़ायदा मिलेगा हमको अपना लिटरेसी रेट, स्पेशली ऐसे 600 मिलियन लोग इंडिया में हैं जिनको बेसिक चीज़ें रीड करना नहीं आता, न्यूज़पेपर भी रीड करना उनके लिए टफ है, उनको एक सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर मैं भी इस बात को इमेजिन भी करके देखूँ ना तो हाँ ये बात सच है, मतलब आई कैन रिलेट टू पीपल हु कैन नॉट रीड इवन न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना, हु कैन नॉट इवन सिंपल, उनको अपने वोटिंग कार्ड के ऊपर नाम पढ़ने में परेशानी होती है, लेकिन वो टीवी देखते हैं, वो एंजॉय करते हैं साउंड को, तो जब साउंड सामने दिखाई देगी थोड़ा बहुत नीचे पढ़ेंगे, समबडी विल बी टेलिंग देम अच्छा ये नीचे ये लिखा रहा है, कुछ हल्का बहुत बेसिक पढ़ेंगे तो उनका एक लिंकअप हो जाएगा, कास्केडिंग होने लग जाएगी उनकी। 3 से 5 साल के रेगुलर एक्सपोजर जब होगा SLS का एंटरटेनमेंट कंटेंट के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ देम विल बिकम फंक्शनल एंड सम इवन फ्लुएंट रीडर्स भी बन जाएंगे। हाँ ये एक अच्छी, ये इसको आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप वे, मतलब आई थिंक दोनों के दोनों पार्ट आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो किसी भी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है ना उसके अंदर। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो क्लोज टू बिलियन व्यूअर्स इन इंडिया वॉच एन एवरेज 3 hours and 46 minutes ऑफ टीवी एवरी डे। ये फिक्की का एंटरटेनमेंट ईयर 2019 के हिसाब से, EY आई थिंक एंटरटेनमेंट ईयर होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ यहाँ पर। नो अदर एक्टिविटी नेशनली कम्स क्लोज टू कमांडिंग 4 बिलियन पर्सन आवर्स पर डे, यानी कि इंडिया के अंदर एक दिस वॉचिंग टीवी इज़ वन ऑफ दोज एक्टिविटी जिसमें ऑन एन एवरेज अगर आप बात करो तो 3 घंटा 46 मिनट के आसपास पर डे कुछ बिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं जो देखते हैं हर दिन। तो ऐसी कोई दूसरी एक्टिविटी है नहीं फिलहाल जिसका इतना बड़ा कमांड हो कि किसी बिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स को 4 घंटे तक इन्वॉल्व करके रखे। कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर इसका पोटेंशियल हमको रियलाइज़ हुआ है कि अगर यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये स्कीम होती तो हमारे लिए कितना आसान होता है कि न्यूज़ टीवी चैनल के थ्रू बहुत सारी न्यूज़ को कन्वे कर पाना। ग्लोबली 1.4 बिलियन चिल्ड्रन हैं इंडिया में और 300 मिलियन जो कि लॉकआउट हो गए स्कूल से, ठीक है ना। इंटरमिटेंट स्कूल ओपनिंग्स एंड क्लोजर्स आर टू बी एक्सपेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि कभी स्कूल बंद होंगे कभी खुलेंगे, क्योंकि ऐसा ही होगा, कोई स्कूल खुलेगा उसमें केस आ गया तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे दोबारा से, ये होने वाला है आगे फ्यूचर में, आप देखना। If you talk about way ahead, एक national implementation of SLS on existing general entertainment content, GEC की फुल फॉर्म ध्यान रखना कभी भी आ सकती है कहीं पर, general entertainment content on TV and streaming platforms. This is also known as over the top OTT, जिसमें revolutionize करेंगे reading literacy in India. OTT का मतलब समझ गया ना, Amazon हो गया, Netflix हो गया, Hotstar, ZTV वगैरह वगैरह ये सब जो होते हैं।
This is in addition to having massive national impact on other two domains that media access among deaf and hard hearing people and language hearing. स्पेशली जो डेफ और हार्ड हेयरिंग वाले होते हैं, अब डेफ इंसान को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो सामने वाली टीवी को देख कर एंजॉय कर सकता है। अगर उसको नीचे पढ़ना आता होगा ना, बेसिक उसको थोड़ा बहुत पढ़ना आता होगा, तो फिर वो सबटाइटल से उसको बाद में स्पीड अप कर सकता है। प्रीलिम्स क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल्स ऑफ ओटीटी बता दिया, एसएलएस प्रोजेक्ट लॉन्च बाय हो गया, फोकस हो गया, ओवरव्यू ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक 2016 मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। राइट अ नोट ऑन एसएलएस प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली राइट अ नोट तो पूरा का पूरा ही है, इसमें कुछ होता नहीं है कभी डिफरेंस। मेंस क्वेश्चन एग्जैक्ट मोस्ट 95% मैं कहूँगा वही होता है जो ऊपर आपको दिखाया होता है, कुछ डिफरेंट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। GS2 टॉपिक कवर्ड अंडर इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, G4 वायरस। चाइना में एक रिसेंटली एक नए फॉर्म का स्वाइन फ्लू मिला है, ठीक है। बिलीव ये किया जा रहा है कि इसमें एक पोटेंशियल है कि एक और पेंडेमिक की तरह आ सकता है। इस स्वाइन फ्लू के अंदर G4 वायरस डब्ड है, जो कि रिलेटेड है H1N1 फ्लू से, ठीक है, जिसके कारण 2002 के अंदर भी बहुत वाइड स्प्रेड इलनेस हुआ था। G4 वायरस एग्जैक्टली है क्या? G4 वायरस एक न्यूली डिस्कवर्ड स्ट्रेन है H1N1 फ्लू वायरस का। ये बेसिकली एक वायरस है जो कि पिग्स में मिलता है, ये कंबाइन होता है स्वाइन फ्लू वायरस के साथ, और H1N1 वायरस जो होता है वो सर्कुलेट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। यहाँ से फिर से वो वर्ड निकल के आता है जूनोटिक, ZOONOTIC। जूनोटिक वो डिजीज़ होती हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर जाती हैं। G4 वायरस बाइंड करता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को ह्यूमन सेल्स के अंदर और फिर रेप्लिकेट करता है आउटर लेयर के कौन से सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये प्रोसेस वैसे आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट होगा, बट स्टिल जस्ट रीड इट। ट्रांसमिशन और सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूली आइडेंटिफाइड वायरस ये इफेक्टिवली इन्फेक्ट करता है फेरेट्स को। फेरेट्स एक पॉलीकैट होती है, एक छोटा सा जानवर होता है, ठीक है। उसमें एरोजोल ट्रांसमिशन के कारण कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स दिखे हैं, स्नीजिंग, वीजिंग, कफिंग, और ए मीन मैक्सिमम वेट लॉस हुआ है जो कि रेंज करता है 7.39 से 9.8% मैमल्स की बॉडी के मास के अंदर। तो ये जो एनिमल होता है ना फेरेट्स, अभी जिसमें देखा गया था, ये मैमल्स में ही होता है। कंसर्न क्या है? देखो भैया, ये पोटेंशियल है कि ये ह्यूमन वायरस इसका पोटेंशियल है कि ये ह्यूमन वायरस बन जाए। और जो स्वाइन वर्कर्स हैं स्पेशली, उन्होंने कुछ एलिवेटेड सेरो प्रेवलेंस दिखाया है G4 वायरस के लिए। बेसिकली वो लोग जो सूअर वगैरह, स्वाइन वगैरह के साथ काम कर रहे थे ना, उनके अंदर इसके सिम्टम्स, इस पैथोजन के, सेरो प्रेवलेंस का मतलब होता है किसी भी पैथोजन, किसी भी माइक्रोब की प्रेजेंस होना। पैथोजन होते हैं डिजीज कॉजिंग जर्म्स, उनकी जो प्रेजेंस है ना वो एलिवेट हुई है, मतलब इंक्रीज देखी गई है। जहाँ जहाँ पर भी स्वाइन्स वगैरह थे, सूअर वगैरह प्रेजेंट थे, वहाँ पर जो भी वर्कर्स वगैरह थे उनमें काफ़ी इन्फेक्शंस मिले गए रिसेंटली चाइना के अंदर। Moreover, low antigenic cross-reactivity of human influenza vaccine strains with G4 reassortment EAH1N1 virus indicates that pre-existing population immunity does not provide protection against G4 virus. सिंपल सी बात ये है कि पहले वाली जो पॉपुलेशन की जो इम्यूनिटी थी ना पहले वायरस के हिसाब से, वो इस पर्टिकुलर G4 वायरस के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो वो दैट इम्यूनिटी इज़ नॉट इनफ। H1N1 इन्फ्लुएंजा क्या होता है? स्वाइन फ्लू को बोलते हैं H1N1, एक हाईली कंटेजियस यानी कि फैलने वाली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इट हैज़ बीन नेम्ड सो पीपल हु वर्क नियर पिग्स और इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद देम वर सीन गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द डिजीज। इसका नाम स्वाइन फ्लू इसलिए पड़ा क्योंकि ये जनरली सबसे पहले उन लोगों में पाया गया था जो पिग्स के आसपास काम करते रहे थे और उनको इनसे इन्फेक्शन भी हो गया था। इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था WHO के द्वारा 2009 के अंदर, और ये वाइड बहुत ही एग्रेसिवली स्प्रेड हो रहा था उस टाइम पर। बात करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की अबाउट H1N1 और उसके रिलेटेड स्ट्रेन्स। व्हाट इज़ G4 वायरस, डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक और एपिडेमिक, WHO के डायरेक्टर जनरल, प्रीवियस पैंडेमिक्स। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ सब कुछ। जो हम लोग बात कर रहे थे इन्फ्लुएंजा ए वायरस, उसके स्ट्रेन्स के बारे में, तो देखो इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो होता है वो कॉज करता है इन्फ्लुएंजा बर्ड्स में और कुछ मैमल्स में, ठीक है ना। ये ओनली स्पीशीज़ है, इसका जो जीनस है बड़ा अजीब सा नाम है अल्फा इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसकी जो फैमिली है वो है ऑर्थोमायोक्सीवायरिडे। सभी जो सबटाइप्स होते हैं ना इन्फ्लुएंजा ए वायरस के, वो आइसोलेट होते हैं वाइल्ड बर्ड्स से, ऑल्दो जो डिजीज़ है वो बहुत अनकॉमन है। कुछ आइसोलेट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के, वो आते हैं, वो उस पर सीवियर डिजीज़ होती है डोमेस्टिक पोल्ट्री में भी और रेयरली ह्यूमंस में भी। ओकेजनली जो वायरस होता है वो ट्रांसमिट होता है वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड से डोमेस्टिक पोल्ट्री को, जिसके कारण एक आउटब्रेक और एक राइज भी देखा गया ह्यूमन इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक्स के अंदर। अब अगर मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाऊं सब टाइप्स की, तो देखो ये दिख रहा है आपको राइट साइड में इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप H1N1, H1N2, H2N2, H2N3, बहुत सारे हैं। इनके बारे में इतना जानना हमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें आपको जाननी, जैसे कि आप बर्ड फ्लू देख लो, एक ह्यूमन फ्लू होता है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्विन इन्फ्लुएंजा होता है ना, हॉर्स के लिए होता है, कैनाइन हो गया, ये सब आपको पता ही होंगे।
और एक मैं एच और एन की आपको फुल फॉर्म दिखाने वाला था यहाँ पर, कहाँ गा कहीं, हाँ ये जो H1N1 में H जो होता है ना, ये होता है हेमाग्लूटिनिन, एक प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल्स को एग्लूटिनेट कर देता है, ठीक है। एन से होता है न्यूरामिनिडासे, एक एंजाइम होता है दैट क्लीव्स द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स ऑफ द मोनोसेक्राइड साइलिक एसिड। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हमको पढ़ना टॉपिक आ रहा है, पढ़ा रहा हूँ, इसको इतना गहराई में बिल्कुल मत देना, टेंशन मत लेना कि ये तो हमें याद होगा या नहीं होगा, ठीक है। अनटिल और अनलेस आपका मेडिकल एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। WHO के जनरल डायरेक्टर जनरल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस, ठीक है, ये 2017 से डायरेक्टर जनरल है WHO के, एंड इज़ द फर्स्ट नॉन फिजिशियन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन इन दिस रोल। इनका इस रोल में आने को बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया था अफ्रीकन यूनियन ने, ठीक है। ऑलरेडी इन्होंने इथोपिया के अंदर 2 बहुत हाई लेवल पोजीशंस होल्ड की हुई हैं। ये वहाँ के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी थे 2005 से 2012 तक, और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से 2012 से 2016 तक। और इससे ज़्यादा इसके बारे में हमें कुछ जानना नहीं, लेकिन एक चीज़ आप वो जान लो सौम्या स्वामीनाथन के बारे में। सौम्या स्वामीनाथन WHO के अंदर ही डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, और ये इंडियन है। इनके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। इंडियन पेडिट्रिशियन है ये, क्लिनिकल साइंटिस्ट, और इनकी जो रिसर्च है वो ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर है। स्वामीनाथन है जो वो चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की मार्च 2019 से। प्रीवियसली अक्टूबर 2017 से मार्च 2019 तक वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। WHO, वर्ल्ड बैंक और IMF तीनों के अंदर जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है वो इंडियन फीमेल्स होल्ड करती हैं, पता होनी चाहिए आपको ये बातें। फिर हम बात कर रहे थे पैंडेमिक और एपिडेमिक और एंडेमिक, इन सब की डेफिनेशन में। एपिडेमिक का जानो पहले। एपिडेमिक एक बीमारी होती है जो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट करती है, किसी कम्युनिटी को, किसी पॉपुलेशन को और किसी रिलीजन को, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। लेकिन जब पैन वर्ड आ जाता है, देखो पैन वर्ड का मतलब होता है ऑल ओवर। अगर आप बोलते हो कोई कंपटीशन कराना है पैन इंडिया, तो यानी कि आप कंपटीशन करा रहे हो, ऑल इंडिया करा रहे हो। जैसे सपोज कोई इंडियन आइडल होता है सिंगिंग का, वो पैन इंडिया होता है, पूरे इंडिया से वो लोगों को ऑडिशंस लेते हैं, ठीक है। कोई डांस का रियलिटी शो होता है, पैन इंडिया होता है। पैंडेमिक का भी मतलब वही होता है कि एक एपिडेमिक जो कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर जाता है, सब जगह स्प्रेड कर जाता है। एंडेमिक की जब हम बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पीपल और कंट्री से बिलोंग करता है एंडेमिक। और जब हम आउटब्रेक की बात करते हैं, आउटब्रेक का मतलब हो जाता है ग्रेटर देन द एंटिसिपेटेड इंक्रीज। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड एज इन फ्यूचर, तो उससे भी बड़ा अगर उसका एक्सपेंशन और स्प्रेड हो जाता है तो उसको हम लोग आउटब्रेक बोल देते हैं। एपिडेमिक वर्सेस पैंडेमिक को एक जानने का सिंपल सा डिफरेंस ये होता है, पैंडेमिक में पी आता है, और मतलब ये जान लो कि एक पैंडेमिक जो है ना वो एक एंडेमिक होता है जो ट्रैवल करता है। बहुत आसानी से समझा रखा है, अच्छी डेफिनेशन आएगी। फिर हम बात करने वाले थे वर्ल्ड के कुछ प्रीवियस पैंडेमिक्स के बारे में, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को पीछे की तरफ से नीचे से लेके आता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, हल्का हल्का जानना है। देखो, एक एंटोनाइन प्लेग आया था 165 AD में, जिसमें डेथ हुई थी 5 मिलियन, कॉज इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था 541 से 542 में, डेथ टोल था 25 मिलियन, मतलब सोचो अब 25 मिलियन कितने सारे लाखों करोड़ों लोग मरते होंगे। इसका कॉज था बिबॉनिक प्लेग। फिर एक आई थी ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ बहुत बार सुनने को आपको मिली होगी, इसमें डेथ अब तक की सबसे ज़्यादा डेथ देखी गई है, 75 से 200 मिलियन डेथ हुई थी। ये भी बिबॉनिक प्लेग के कारण हुआ था 1346 से 1353 तक। बेसिकली यूरोप, अफ्रीका, एशिया, वहाँ पर इतनी सारी डेथ देखने को मिली थी। अभी पुराना समय था, वहाँ पर ना सेंसस वगैरह इतने होते नहीं थे, इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, ना ट्रांसपोर्ट ना कम्युनिकेशन, तो डेथ इसलिए बताया गया कि 75 से 200 मिलियन के बीच में था अंदाजे से। फिर एक थर्ड कॉलरा पेंडेमिक आया था 1852 से 1860 तक, 8 साल के लिए, उसमें कुछ 1 मिलियन 10 लाख के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। कॉज क्या था? वही कॉलरा। फ्लू पेंडेमिक आया था 1889 से 1890 में, 1 साल के लिए, कुछ 1 मिलियन वही 10 लाख लोगों की डेथ हुई थी। इन्फ्लुएंजा था इसका भी रीज़न। 6th कॉलरा पेंडेमिक के अंदर 8 लाख से ज़्यादा डेथ हुई थी कॉलरा के कारण। फ्लू पेंडेमिक आया था 1918 में, ठीक है, ये इसमें 20 से 50 मिलियन के आसपास डेथ हुई थी, और किसके कारण? इन्फ्लुएंजा के कारण। एशियन फ्लू आया था 1956 से 58 में, उसमें 2 मिलियन 20 लाख के आसपास डेथ हुई थी, उसमें भी इन्फ्लुएंजा था। फ्लू पेंडेमिक 1968 में फिर से आया था H2N2 टाइप का, और जिसके कारण 1 मिलियन डेथ हुई थी इन्फ्लुएंजा में। इसको हांगकांग फ्लू के नाम से भी जानते थे। HIV और एड्स का पेंडेमिक अपने पीक पर था 2005 से 2012 में, 36 मिलियन के आसपास डेथ हो चुकी थी, और ये HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और कोविड-19 तो अभी चल ही रहा है। ये जो पूरा ख़त्म हो जाएगा तब इसके बारे में हम लोग जान ही लेंगे। GS पेपर 3 टॉपिक्स कवर्ड अंडर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटेड। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड HFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए और
हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए आरबीआई ने मतलब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम निकाली है लिक्विडिटी के लिए, उनका पैसा वैसा बढ़ाने के लिए। पहले तो ये जान लो कि ना एनबीएफसी क्या होते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। एक होता है हमारे पास बैंक, ठीक है, मैं आपको एक बार थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सपोज एनबीएफसी, और एक होते हैं हमारे पास ये कमर्शियल बैंक्स। अब एनबीएफसी जो होते हैं ना, ये कंपनीज एक्ट के अंदर होते हैं, ठीक है, और जो बैंक्स होते हैं ये हमारे आरबीआई के बैंकिंग एक्ट जो होता है उसके अंडर आते हैं। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। एनबीएफसी जो होते हैं इनके पास एक टाइप ऑफ लाइसेंस होता है बैंकिंग का, कंप्लीट लाइसेंसिंग राइट्स इनके पास, वो बैंकिंग राइट्स नहीं होते हैं इनके पास, और बैंक्स के पास तो होते हैं राइटिंग सारे के सारे राइट्स। फिर एनबीएफसी जो होते हैं ना, ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बेसिकली एक तरह की कंपनी होती है जो कि फाइनेंस के काम को चला रही होती है कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि हमारे इंश्योरेंस फर्म्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, उस टाइप की चीज़ें। सारा फाइनेंसिंग की कंपनीज होती हैं, अपने बेनिफिट पे काम कर रही होती हैं। बेनिफिट पे बैंक भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन बैंक का जो मेजर काम होता है ना, वो मनी को रेगुलेट करना। और बैंक को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। तो एनबीएफसी जो होती हैं बेसिकली कब तक के पैसे एक्सेप्ट करती हैं? 12 महीने से लेकर और 60 मंथ तक, 60 मंथ्स तक। लेकिन वहीं पर आज जो बैंक्स होते हैं वो कितना कर सकते हैं? 15 डेज से लेकर 10 ईयर्स तक का जो हमारा मनी होता है ना, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सेविंग्स जो होती है वो एक मेजर प्रोपोर्शन में चलती है कि हमारी। तो एनबीएफसी और बैंक्स में आपको थोड़ा डिफरेंस मालूम चल गया होगा। आरबीआई ने अभी क्या किया है, बोला है कि हम लोग भाई एनबीएफसी और एचएफसीज़ को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की हेल्प से, ताकि कोई भी पोटेंशियल सिस्टम रिस्क ना हो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, एक स्पेशल लिक्विडिटी यानी कि उनको थोड़ा सा मनी का मॉनेटरी इन्फ्यूज़ देंगे, ऑक्सीजन देंगे मॉनेटरी उसके अंदर, ठीक है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 13 मार्च 2020 को ही कि वो एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च करेंगे 30,000 करोड़ की। अब इस स्कीम के की फीचर्स क्या क्या हैं? आरबीआई फंड्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एक ट्रस्ट सेटअप किया जाएगा। ट्रस्ट किस लिए होता है? ट्रस्ट ना मनी को मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो आरबीआई एक ट्रस्ट के थ्रू इन सब के सब जो भी एनबीएफसी और एचएफसी होते हैं इनमें मनी इन्फ्यूज़ करवाएगा। टोटल अमाउंट जो होगी ऐसे सिक्योरिटीज़ की वो 30,000 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए किसी भी पॉइंट के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी अनकंडीशनल और इर्रिवोकेबल गारंटी लेती है कि जो भी स्पेशल सिक्योरिटीज़ इशू करेगा ट्रस्ट उसकी। तो ये आपको पता होना चाहिए कितना फ़ंड है, कौन करवाएगा इशू और कौन गारंटी ले रहा है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? एनबीएफसी जो मैंने आपको बता दिए, उसमें माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड कर सकते हो जो कि आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 उनको एक्सक्लूड कर दो, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं? ये एक स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज होती हैं, लेकिन इनका जो एसेट होता है ना वो 100 करोड़ से ग्रेटर होता है। ध्यान रहे, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज ही होती हैं, लेकिन उनका एसेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, 100 करोड़ से ऊपर का होता है, तो उनको एक्सक्लूड करने की बात की है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है रजिस्टर होती है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत। बेसिक फैक्ट्स हैं आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं? CRAR और CAR जो होता है रेशियो होता है एनबीएफसी और एचएफसीज का, वो कहना चाह रहा है कि रेगुलेटरी मिनिमम जो है ना वो यानी कि 15% और 12% रेस्पेक्टिवली, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। CRAR का जो रेशियो होना चाहिए हमारा 15% का, और CAR का होना चाहिए वो 12% होना चाहिए। कब तक की डेट? 31 मार्च 2019 को। जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इनके वो 6% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा आपके अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे तो ये समझ लिया जाएगा कि आपके ऊपर थोड़ा डाउट किया जा सकता है कि आप मे भी उस मनी को रिटर्न बाद में ना कर पाओ, इसलिए आपको लिक्विडिटी का इन्फ्यूज़ नहीं मिलेगा। उनको नेट प्रॉफिट बनाया होना चाहिए उन्होंने वन ऑफ द लास्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, 17-18 या फिर 18-19 में। और जो उनका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड है सेबी रजिस्टर, दे शुड बी रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, सेबी रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसी के थ्रू उनको रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड मिला होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? SBI कैप एक सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप करेगा इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल परचेज करेगा शॉर्ट टर्म के पेपर्स एलिजिबल एनबीएफसीज और HFCs से, ठीक है, वो फिर उनको यूटिलाइज करेगा, प्रोसीड करेगा इस स्कीम के तहत जो भी एक्सटिंग्विशेबल एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ हैं उसके तहत। इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो कमर्शियल पेपर हो सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ नॉट मोर देन 3 मंथ्स। जो मैच्योरिटी होगी उनकी 3 महीने से ऊपर की नहीं होगी, लेकिन कमर्शियल पेपर्स होंगे और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे। वे एड की अगर हम बात करते हैं तो स्कीम जो है ये ओपन रहेगी 3 महीने के लिए, इसमें सब्सक्रिप्शंस होंगे सारे के सारे ट्रस्ट के थ्रू होंगे। जो लैंडिंग पीरियड होगा कमर्शियल पेपर्स का और NCDs का, NBFCs का, वो शॉर्ट ड्यूरेशन होगी 90 दिनों की। फाइनेंसिंग जो होगी वो यूज़ की जाएगी NBFC HFCs की तरह, जो भी रिपेइंग एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ हैं, और वो एसेट्स को एक्सपेंड करने के लिए नहीं होंगी, ठीक है। उनकी जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ है ना उनको रीपे कर सकते हो आप, लेकिन अपने एसेट को एक्सपेंड करने के लिए आप इस पैसे को यूज़ नहीं करोगे।
एनबीएफसीज क्या होते हैं, एनबीएफसी वर्सेस कमर्शियल बैंक मैंने आपको बता दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको मैंने बता दिया, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज मैंने आपको बता दी। आरबीआई एक 1934 जो था उसके तहत ही आरबीआई जो हमारा था वो रेगुलेशन में आता है। इसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, कुछ मेजर सेक्शंस जो होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आरबीआई के सेक्शन 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसके कारण सेक्शन 3 में ये मेंशन है कि आपके पास एक सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पूरी करेंसी उसकी सारी की सारी मैनेजमेंट देखेगा इस एक्ट के तहत। सेक्शन 4 ये कहता है कि आरबीआई से जो एक्ट है ना वो कैपिटल डिफाइन करता है, आरबीआई की जो कैपिटल है वो 5 करोड़ है। सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेक्शन 7 बोलता है कि आरबीआई के पास एक एम्पावरमेंट पावर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी इश्यूज़ होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर उन सबको आरबीआई के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके डील किया जाएगा। ओके सेक्शन 17 क्या बोलता है, सेक्शन 17 बोलता है कि आरबीआई एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के विदाउट एनी इंटरेस्ट। सेक्शन 18 क्या बोलता है, ये इमरजेंसी लोन्स जो होंगे बैंक्स के लिए वो सेक्शन 18 में है। सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 24 इस तरीके से सारे के सारे मेंशन है, बहुत ज़्यादा है, आपको सारे याद नहीं करने। एक सेक्शन 7 मेजरली याद कर लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना है, ठीक है, जो आपको लगे ना। मैं तो कहूँगा एक बार रीड सारे कर जाना, ज़्यादा टफ है नहीं। इकोनॉमी में जब आप पढ़ रहे हो ना इकोनॉमी स्टैटिक में तो उसमें आता ही है, इतना टफ पॉइंट है नहीं पढ़ने, मतलब टफ नहीं है कि आपको आएगा ही नहीं समझ के अंदर ही। GS 3 में हमारा टॉपिक है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट लैक्स ऑन सेफ्टी ऑन नेवेली एंड वाइजैक डिजास्टर्स। लैक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, विच इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, जो सेफ्टी है वो इतनी स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। दूसरा फेटल बॉयलर ब्लास्ट हुआ है 2 महीने के अंदर तमिलनाडु के प्लांट के अंदर। फेटल का मतलब क्या होता है, फेटल मतलब होता है जिसके कारण डेथ हो सकती है, डेथ कॉजिंग, डेडली। ये जो ब्लास्ट हुआ है ये एक पावर प्लांट पे हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑन करती है, जिसका नाम है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। फॉर्मरली पहले इसका नाम नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड था, कुड्डालोर में है जो कि 180 किलोमीटर दूर है, 180 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। दिस वन अगेन अंडरस्कोर द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल। इस तरह का इंसिडेंट्स होने से हमारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठता है, ठीक है, स्पेशली जो इंडियन बॉयलर्स एक्ट है उसके तहत। हमको इंडियन बॉयलर्स एक्ट के बारे में जानना होगा 1923। देखो इस बार ना कई इंसिडेंट हुए हैं इस साल के अंदर, सो ये चीज़ इस साल में 2020, 2021, 2022 तीनों साल के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट इनएक्ट, ऐसा तो डिजास्टर भी बहुत ज़्यादा आए हैं, कोविड-19 एक डिजास्टर अपने आप में आ गया, साइक्लोन भी आए थे, अर्थक्वेक भी आए थे हमारे पास, ये लोकस अटैक भी हुआ है, और इसके अलावा और क्या था, आई थिंक ये सारे कितने सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये सब कुछ हो रहा है। फिर अगर इंटरनेशनली बात करें तो रशिया के अंदर एक वो रिवर में एक ऑयल लीक हो गया था, एंड सो मैनी थिंग्स। तो डिजास्टर इस बार काफ़ी मेजर रहेगा। इंडियन बॉयलर्स एक्ट को इनेक्ट किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव है कि मेनली जो सेफ्टी होती है ना लाइफ एंड प्रॉपर्टी की ऑफ द पर्सन फ्रॉम द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, स्टीम बॉयलर के कारण जो भी एक्सप्लोजन होता है उससे जो भी डेंजर हो सकता है उन सब से लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, और एक यूनिफॉर्मिटी आए हमारे रजिस्ट्रेशन में और इंस्पेक्शन में जो भी हम ऑपरेशन करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं बॉयलर्स का इंडिया के अंदर। अब बॉयलर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, अभी ऑफिशियल डेफिनेशन है। देखो अगर ऑफिशियल डेफिनेशन होती है ना तो एग्जाम के इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखनी होती है। सेक्शन 2 क्लॉज बी जो है एक्ट का उसने डिफाइन किया हुआ है, बॉयलर इज़ एनी क्लोज्ड वेसल जिसकी जो कैपेसिटी है 22.75 लीटर से ज़्यादा होती है। इसको एक्सप्रेसिवली स्टीम जनरेट के लिए यूज़ किया जाता है अंडर प्रेशर, और इंक्लूड्स एनी माउंटिंग और अदर फिटिंग अटैच टू सच वेसल विच इज़ होली और पार्शली अंडर प्रेशर व्हेन इज शट ऑफ। अब टेक्निकल डेफिनेशन है, समझ में तो आपको आ गया कि बॉयलर के अंदर क्या होता है। जनरली इसकी कैपेसिटी होती है 22.5 मतलब 22.57 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, स्टीम जनरेट करता है एक्सट्रीम हाई प्रेशर के अंदर। बेसिक सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट का मतलब होता है कि एक एक्सप्लोजन होगा बॉयलर और स्टीम के अंदर या फिर उसकी पाइप के अंदर, कोई भी डैमेज हो सकता है बॉयलर का या फिर स्टीम पाइप का, विच इज़ कैलकुलेटेड टू वीक द स्ट्रेंथ देयर ऑफ सो एज टू रेंडर इट लायबल टू एक्सप्लोड। यानी कि अगर कोई पाइप वगैरह लीक हो जाती है या फिर कोई डैमेज हो जाता है बॉयलर के अंदर जिसके कारण कोई भी एक्सप्लोजन हो सकता है, उसी को एक्सीडेंट डिफाइन किया गया है। बॉयलर से रिलेटेड एक्सीडेंट है, ये नॉर्मल एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल एक्सीडेंट टर्म नहीं है, स्पेसिफिक एक्सीडेंट टर्म है। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ सम एक्सीडेंट्स आर मोस्टली प्रिवेंटेबल, बहुत सारे एक्सीडेंट्स को बचाया जा सकता है। अकर रेयरली एंड इन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इम्पेक्केबल अटेंशन टू सेफ्टी, इंडियाज एस्पिरेशंस टू इंडस्ट्रियलिस्ट शुड बी फाउंड ऑन सेफ्टी। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ आपको समझ में आ ही गया होगा। पर ये मैं कहूँगा कि अच्छा कंक्लूजन वगैरह जो होते हैं ना, लोग इसमें अच्छी लैंग्वेज लिख नहीं पाते। कंक्लूजन का वो टाइम होता है जहाँ पर एग्जामिनर आपको आंसर में मार्क्स दे रहा होता है, तो इनको ना आप अच्छे से नोट डाउन कर लिया, इनके अलग से नोट्स बना लो। मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक लिखा शीट पे और 4-5 टॉपिक्स के कंक्लूजन लिख लो, वो आप रिवाइज करोगे ना बार बार, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। फिर आपका जो भी टॉपिक आया हो आंसर राइटिंग में उसकी 1-2 लाइन लिख के उसमें ऐड करके कंक्लूजन अपने कॉमन बना लिया करो। ऐसा ही करते हैं टॉपर्स, अपनी चीज़ें ना अपने फॉर्मेट बना के रेडी रखते हैं।